वेलकम टू द शो। मैं हूं डॉक्टर मलिक, आपका मेजबान इस शो में, जो कि पेश किया जाता है नूर टीवी पे हर सैटरडे की शाम 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। नाज़रीन, इस शो में मैं आपकी लाइव टेलीफोन कॉल्स लूंगा और आपको इमिग्रेशन से मुतल्लिका जो मामला हैं इस पर एडवाइस करूंगा। तो अगर आपका कोई मसला है जो कि इमिग्रेशन से मुतल्लिका, तो आप इस प्रोग्राम में फोन करके मुझसे लाइव एडवाइस ले सकते हैं। नाज़रीन, बेशुमार कॉलर्स होते हैं जो फोन करना शुरू कर देते हैं, प्रोग्राम का सिलसिला शुरू होने से पहले फोन का सिलसिला शुरू हो जाता है। देखते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी, जैसे ना मैंने पूछना चाहते थे, कजन लीव 7 ईयर के लाउड पर बच्चों को मिलती है, वो कितने 2.5 साल कितनी देर बाद स्टैम्प मिलती? जी, उसमें शुरू में ये कि 3 साल का आपको स्टे देते हैं, फिर 3 साल के बाद एक और 3 साल का देते हैं। जब आपको 6 साल पूरे हो जाएं तो फिर उसके बाद इंडेफिनिट स्टे देते हैं, जिसको कि डिस्कशन लीव दे रहे हो तो 3-3 साल करके मिलती है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मैंने पूछना था कि मैं इधर आया था 2010 अगस्त में आया था एज ए स्टूडेंट। अच्छा। फिर मैंने इधर शादी कर ली थी 2011 मार्च में, और मुझे इंडेफिनेट मिला 2013 अप्रैल में। जी, और मेरा सवाल यह है कि मैं नेशनैलिटी के लिए कब अप्लाई कर सकता हूँ? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। जिस रोज आपको यूके में 3 साल पूरे हो जाएं डेट ऑफ एंट्री से, तो वहां से 3 साल के बाद आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक तो आपने लाइफ इन यूके टेस्ट पास कर लिया होगा, तो दूसरा अगर आपने B1 किया है या इंग्लिश टेस्ट की भी आपको जरूरत पड़ेगी लाइफ इन यूके के साथ साथ, तो आप यूके में एंट्री से 3 साल पूरे होने पर नेशनलिटी के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। हम असाइलम सबमिशन डाली थी, तो उसका अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया, लेकिन ऑफिस में इसको बुलाया इंटरव्यू के लिए, लेकिन 7 बजे छोटी सी बाउंड्री को दूर है। जी, आपकी आवाज बड़ी कट कट के आ रही है। मुझे लगता है कि आपकी कॉल शायद ड्रॉप हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो रिसेप्शन था वो अच्छा नहीं था, कॉल बड़ी कट कट के आ रही थी, नहीं समझ सके। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी जी फरमाइए। मुझे लगता है शायद ये कॉल भी ड्रॉप हो रही है। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। हेलो, सत श्री अकाल जी। जी, सत श्री अकाल। हेलो, हाँ जी, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕੋਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਓਪਨ ਹੋਊਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਜੇ? जी हाँ, उनमें भी थोड़े थोड़े फैसले हो रहे हैं, क्योंकि लेगेसी 2006 लेगेसी ने ऐलान हो गया सी, तो जिन्हें लोग 6 तो लेके 9 तक अप्लाई किया उन्हें किता तदू स्टे हो गया है, तो जिन्हें केसेस पेंडिंग है उन्होंने थोड़े थोड़े करके फैसले हो रहे हैं, तो लीगली इंटाइटल एंड इंडेफिनिट स्टे वास्ते। तो अगर तुम केस पेंडिंग है तो उन्हें की रिमाइंडर भेज नहीं रहे हो। थैंक यू फॉर द कॉल। नाज़रीन, देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, ये मुझे ना अपनी कजन के बारे में, आपके केस के बारे में पूछना। जी। उन्होंने अपना फीस जमा कराया था, उनके बच्चों को 7 साल हुए थे। अच्छा। और उनका ना लास्ट मंथ की फीस आया है, तो वो आगे जब क्या करने रिव्यू के लिए भेजें या कुछ, कोई एमनेस्टी का भी चांस है या नहीं? जी, अगर तो उन्होंने एप्लीकेशन 7 साल की बुनियाद पे की है तो इंतजार करें उस केस का क्या फैसला होता है, क्योंकि कानून तो यही कहता है कि अगर कोई बच्चों के साथ 7 साल पूरे कर ले और बच्चे 18 साल से कम उम्र के हो, या इनमें से एक बच्चा भी 18 साल से कम उम्र का हो, तो उसको यहाँ पे सेटलमेंट मिल जानी चाहिए, बच्चे को भी और पेरेंट्स को भी मिल जानी चाहिए। लेकिन होम हाउस आजकल ज्यादातर एप्लीकेशन 7 ईयर्स की भी रिफ्यूज कर रहे हैं। तो बहरहाल अगर एप्लीकेशन की हुई है, इंतजार करें, देखें होम हाउस क्या फैसला करते हैं। अगर किसी वजह से फैसला आपके हक में नहीं होता है, तब भी आप इसको आगे अदालत में ले जा सकेंगी। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मैं न्यूटन से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। मैं नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया था, तो ये कितना पैसा लग सकता है सर वो वापस करते हैं? आपने क्या अप्लाई किया था? ये नेशनलाइजेशन सर्टिफिकेट किया ना। तो आपने कहाँ से शादी के बेस पे? शादी के बेस पे अप्लाई किया हुआ है? इंडेफिनिट स्टे मिली थी, फिर मैंने नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया है। यहाँ से अप्लाई किया इंडेफिनिट स्टे के लिए? मैंने इंडेफिनिट स्टे हो गई है, और आप यहाँ से मैंने नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया था, तो मैं पूछना चाहता था कि कितना पीरियड लगता है टोटल? जी, आजकल इसमें तकरीबन 2-1 महीने लगते हैं, तो एक आध हफ्ता ऊपर या नीचे हो जाता है, लेकिन आमतौर पर इसमें 2-1 महीने लगते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। मलिक साहब, अमेंडमेंट के बारे में बता दें कि ये कब आ रही है, और इसमें इसका टाइम क्राइटेरिया कहाँ से कहाँ तक के डेट वाले लोग होंगे? थैंक यू वेरी मच।
जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में एमनेस्टी के बारे में प्रपोजल्स चल रही है, पिछले साल दिसंबर से चल रही थी, तो दिसंबर में भी कोई लिस्ट वगैरह इन्होंने तैयार की थी। उसके बाद फिर अभी अप्रैल में ये जो प्राइम मिनिस्टर को इस जो कंजर्वेटिव पार्टी है जिनकी गवर्नमेंट है उन्होंने भी उसको एडवाइस किया कि एमनेस्टी को निकालें। फिर जो मेयर ऑफ लंदन है इन्होंने भी मुतालबा किया हुआ निकालें। कोई तकरीबन 5,70,000 लोग इनमें आ रहे हैं। तो वो लोग जिन्होंने के 2007 के बाद कोई ना कोई एप्लीकेशन की थी या उनके केसेस रिफ्यूज हो गए थे या पेंडिंग है, वो उसमें आते हैं। अगर कोई एमनेस्टी निकलती है तो शायद इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन से पहले चांसेस है कि कोई ना कोई एमनेस्टी निकल जानी चाहिए। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये कि मैं टीयर 1 चैनल पे यहाँ पे आया था। अच्छा। और टीयर 1 चैनल पे आया तो मेरे 5 साल का वीजा मुझे मिला था। 5 साल मुझे लास्ट ईयर में एक्सटेंशन हुआ था 2 years 4, तो मुझे वीजा ग्रांट हो गया था। उसके बाद फिर से मैंने अभी जाना है इंटरफेट के ऊपर। क्या वो मेरे 5 साल का पूरा डाटा पे मांगेंगे या लास्ट ईयर की मेरी मांगेंगे, क्या कहते हैं जो मेरी इनकम है लास्ट ईयर की मांगेंगे या पूरे 5 साल की इनकम पे मांगेंगे? जी, आमतौर पर जब आप इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई करते हैं, पहले तो इंडेफिनिट स्टे वालों से नहीं मांगते थे, लेकिन कुछ अर्सा पहले उन्होंने ऐसा कानून किया कि उनसे लास्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। लेकिन ये भी ध्यान में रखें कि पिछली मांग सकते हैं, लेकिन आमतौर पर जब आप एप्लीकेशन करते हैं तो आप लास्ट ईयर की आपके जो पेपर्स होते हैं, जो थ्रेशोल्ड होता है वो लास्ट ईयर का ही प्रूव करना पड़ता है। लेकिन ध्यान में रखें कि पिछली मांग सकते हैं, लेकिन आमतौर पर मांगते नहीं है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी मलिक साहब, मैं डिग्री होल्डर हूँ, मैंने मास्टर्स यहाँ से किया हुआ। मेरा सवाल ये है कि मेरी इंडेफिनिट हुए हुए 1 साल पूरा हो गया, तो मुझे P1 करना पड़ेगा? नहीं जी, आपको सिर्फ लाइफ इन यूके टेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि आजकल इंडेफिनिट स्टे के लिए या ब्रिटिश नेशनलिटी के रिक्वायरमेंट्स 2 कर दी हैं। एक तो लाइफ इन यूके और दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज का। क्योंकि आपकी यहाँ से डिग्री है, लिहाजा आपको इंग्लिश लैंग्वेज की तो जरूरत नहीं है, अलबत्ता लाइफ इन यूके आपको करना पड़ेगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। जी जनाब, मैं आसिफ बोल रहा हूँ बर्मिंघम से। जी फरमाइए। तो मैं स्टूडेंट वीजे पे आया था यहाँ पे, तो मैंने अभी शादी की है लास्ट जून को। अच्छा। तो मैंने केस के लिए अप्लाई करना था। मेरी जो मिसेज है वो काम नहीं करती, वो मेरी जो मदर इन लॉ है उनकी केयर है। तो मेरे लिए क्या मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या अप्लाई करूँ, किस तरह करूँ। जी, इसमें मेरा आपको ये मशवरा है कि स्टूडेंट ही कंटिन्यू रखें, क्योंकि अगर आप कोई एप्लीकेशन करेंगे तो वो रिफ्यूज हो जाएगी, तो वो करने का फायदा कोई नहीं है। तो उल्टा जो स्टूडेंट का वीजा इससे भी आप जाएंगे, जो ट्रैवल वगैरह करते हैं ये भी खत्म हो जाएगा। तो ज्यादा बेहतर यही है कि अगर आपकी मिसेज बेनिफिट सारे छोड़कर काम करना शुरू करें, अगर 6 महीने तक वो काम करती हैं तो उसके बाद अगर आप ऐसी एप्लीकेशन करें फिर आपका यहाँ पे वीजा हो जाएगा, वरना उससे पहले कोई चांसेस नहीं है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। मेरा बेटा यहाँ पैदा हुआ है, अब 9 साल उसको पूरे हो गए हैं। तो मैंने 3-4 महीने पहले उसका अप्लाई किया था, नई एप्लीकेशन भर के, नई फीस भर के, वो रिफ्यूज हो गया। तो फिर मेरे वकील ने प्री एक्शन प्रोटोकॉल लेटर भी डाला, उसका भी 3 वीक हो गए, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। तो अब क्या होगा और कब तक हो जाएगा, मेरा काम होगा भी कि नहीं? बेटा यहाँ पे पैदा हुआ था या बाहर से आया था? यही पैदा हुआ था, 9 साल पूरे हो गए, 10 लग गया। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात ये कि आमतौर पर होम हाउस वाले जो ऐसी एप्लीकेशन आजकल रिफ्यूज करें, अगर आपके भी रिफ्यूज किया तो आपने प्री एक्शन भेजा, लेकिन मुझे नहीं लगता इसका जवाब देंगे, तो ज्यादा बेहतर है इसको आगे अदालत में ले जाए। नंबर 1 तो अदालत में तकरीबन 6-8 महीने आपको लग जाएंगे, चूंकि ऐसा कानून है, लिहाजा अदालत से इसको मिल जाना चाहिए वीजा। लेकिन ये एक बात ध्यान में रखें कि बच्चे आपके 9 साल से ज्यादा हो गए, जो ही वो 10 साल पूरे कर लेता है तो फिर आपको होम ऑफिस को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसकी ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा कानून है कि अगर कोई बच्चा यहाँ पे पैदा और 10 साल पूरे कर ले, वो डायरेक्ट ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए क्वालिफाई कर जाता है, उसे फिर एक्सटेंशन या इंडेफिनिट स्टे की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जब तक वो 10 साल पूरे नहीं करता तब तक इसको अदालत में ही फाइट करते रहे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। जी मैंने आपसे पूछा था कि मुझे तो 28 दिसंबर को 10 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन मेरी वाइफ जो डिपेंडेंट है मेरी, तो वो उनको 7 साल हुए हैं मेरे साथ। क्या हम दोनों का एक डेफिनेटली होगा या कोई एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी? जी नहीं, उनका इंडेफिनिट स्टे तो नहीं होगा, क्योंकि आपको 10 साल की बुनियाद पे होगा, तो उनका तो 10 साल पूरे नहीं हुए। लेकिन जब अपने लिए अप्लाई करें उस वक्त उनकी एक्सटेंशन के लिए भी अप्लाई कर दें, तो आपको तो इंडेफिनिट स्टे मिल जाएगा, तो उनको एक्सटेंशन 2.5 साल की दे देंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। जैसे ना हमारे कजन को 2.5 साल का एग्जाम मिला है, पर वो बच्चों के केस पे अभी हमको ये नहीं समझ आती उनको इंडेफिनेट कब तक मिलेगा, 10 ईयर आफ्टर या अभी मिल जाएगी?
2.5 साल के बाद। उनको कितना स्टे मिला अभी? 2.5 साल का वीजा दिया है उन्होंने। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में वो एक होम ऑफिस ने एक और रूट निकाला आजकल 2.5 साल वाला। पहले तो डिस्कशनली 3-3 साल की देते थे, तो 6 साल बाद इंडेफिनिट स्टे देते थे, लेकिन अभी उन्होंने एक नया रूट निकाला कि 2.5 साल का स्टे देते हैं कि अगर किसी को 2.5 मिले तो फिर उसके बाद और उसको 2.5 देते हैं, फिर उसके बाद और 2.5 के लिए, तो जब 10 साल पूरे करता है फिर उसको इंडेफिनिट स्टे देते हैं। तो मुझे लगता है उन्होंने इसको 10 साल के जो रूट है उसके ऊपर चढ़ाया हुआ है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने पूछना था कि मैं इधर आया था 15 साल की उम्र में 2005 में। अच्छा। तो अभी मैं 24 साल का हो गया हूँ। तो इधर मुझे आए हुए 9 साल हो गए तकरीबन। तो मैं कोई ऐसा एप्लीकेशन या कोई ऐसा कुछ डाल सकता हूँ अपने? जी नहीं, ये आपके लिए खासा मुश्किल होगा। ये डिपेंड होगा आपकी फैमिली की क्या सर्कमस्टांसेस। एक स्कीम पिछले साल निकली थी 9 जुलाई को, उसमें यह कहा गया था कि अगर कोई आदमी 18 से लेकर 25 साल के दरमियान है, अगर उसने जिंदगी का बड़ा अरसा यूके में गुजारा तो उसको तो यहाँ पे सेटलमेंट दे देते हैं। तो आप शायद उसमें नहीं आते हैं। तो चूंकि आप जब आए थे तो उस वक्त 15 साल के थे, तो यहाँ आपको 9 साल हो गए। उसमें कानून में यह था कि आपने ज्यादा अरसा यूके में गुजारा हो। तो बहरहाल ये डिपेंड है कि आपके सर्कमस्टांस में आए थे, अंडर एज थे, इस वजह से चांसेस है कि आप अगर डिस्कशन लीव के लिए अप्लाई करें उसमें आपके थोड़े बहुत चांसेस निकलते हैं कि जब आप आए थे 15 साल की यही था, आपको ज्यादा पता नहीं था, तो 18 साल के बाद आप अब 18 साल से ज्यादा के हो गए, तो अगर आप डिस्कशन लीव के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये डॉक्टर साहब एक सवाल पूछनी है, ये जो इशू है और लाइफ इंश्योरेंस, ये दोनों टेस्ट वाइफ को भी देना पड़ेगा या सिर्फ ये मर्द के लिए? नहीं, ये दोनों के लिए जरूरी है। जो आदमी भी इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई करता है या ब्रिटिश नेशनलिटी के अप्लाई करता है, उन दोनों के लिए जरूरी होता है। मर्द के लिए भी जरूरी है और औरत के लिए भी जरूरी है। तो अगर लाइफ इन यूके किसी को इंग्लिश आती है तो लाइफ इन यूके के लिए चला जाए, वो घंटे का टेस्ट होता है कंप्यूटर के ऊपर, वो आप पास करें तो आपको उसी दिन सर्टिफिकेट दे देते हैं। लेकिन अगर किसी की इंग्लिश ज्यादा अच्छी ना हो तो वो फिर वो जो कोर्स होता है ESOL फॉर सिटीजनशिप वो अटेंड कर ले। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मैंने अपनी कजन के बारे में पूछना था। वो 2006 में स्टूडेंट वीजा पर आई थी। अच्छा। और फिर उसके बाद उसने पोस्ट स्टडी वर्क वीजा भी लिया। फिर उसके बाद वो Tier 1 जनरल में गई 2010 में, और 2013 में उसका 2 इयर्स का एक्सटेंशन हुआ है 2016 तक, फरवरी तक। तो क्या वो ILR के लिए अभी अप्लाई कर सकती है या उसको वेट करना चाहिए कि वो Tier 1 जनरल की एक्सटेंशन उसकी खत्म हो जाए? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। उसमें असल में 2 कैटेगरीज उसमें आ सकती है। एक तो ये कि 10 साल अगर पूरे कर लेती है तो फिर 10 साल की रेजिडेंसी की बुनियाद पर अप्लाई कर सकती है एनी टाइम, भले से उसका वीजा रह रहा हो। तो दूसरी कैटेगरी है कि अगर वो HSMP के ऊपर या Tier 1 जनरल के ऊपर है तो इसके ऊपर वो 5 साल पूरे करने के बाद अप्लाई कर सकती है। लेकिन ये बात एक मेरी समझ में नहीं आई कि वो जो पोस्ट स्टडी वर्क स्कीम है, तो आप कहते हैं पोस्ट स्टडी वर्क के बाद Tier 1 जनरल पे गई, ऐसा पॉसिबल नहीं था, चूंकि वो जो पोस्ट स्टडी वर्क स्कीम थी उसके आने से पहले Tier 1 जनरल खत्म हो चुकी थी। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। मलिक साहब, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि जो ये पुलिस क्वेश्चन होती है वो इंडेफिनिट पे अगर लॉन्ग रेसिडेंसी पे अप्लाई करना हो अफेक्ट तो नहीं करती अगर महीना पहले मिली हो? जी नहीं, उस पर वो इफेक्ट नहीं करती है। जो आपकी इंडेफिनिट स्टे की एप्लीकेशन उस पर इफेक्ट नहीं करती है। तो आप उसमें डिक्लेयर कर दें कि मेरे साथ ये क्वेश्चन हुआ था। पहले नेशनलिटी पे भी नहीं करती थी। तो अगर किसी चूंकि क्वेश्चन जो होता है ये सिर्फ किसी की वार्निंग होती है, कन्विक्शन नहीं होती है, तो पहले नेशनलिटी भी मिल जाती थी। लेकिन पिछले साल दिसंबर में उन्होंने चेंज कर दिया रूल। अब ये कहते हैं अगर किसी को क्वेश्चन मिले तो 3 साल तक वो नेशनलिटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकेगा। तो बार इंडेफिनिट स्टे की एप्लीकेशन आप डिक्लेयर कर दें तो एप्लीकेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। मेरे को ये पूछना है कि दिसंबर में मेरी 2 साल की वीजा खत्म होती है मैरिज काउंट पे। अच्छा। और मेरे को भेजना है अभी दिसंबर में, तो मैं लेवल 3 का होता, लेवल 3 मेरे पास सर्टिफिकेट है, तो वो चलेगा कि लाइसेंस को किससे करना पड़ेगा? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो आप इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो ESOL फॉर सिटीजनशिप जो है वो कोर्स होना चाहिए, और दूसरा आपने कोई इंग्लिश टेस्ट की हो जिसमें B1 अगर हो तो वो आपका चल जाएगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। मैं पूछा ये है कि आज का जो नेशनलिटी अप्लाई करते हैं ये कितने समय हो जाता है सब प्रोसेस? किसके लिए अप्लाई करते हैं? नेशनलिटी के लिए। हाँ, तो इसमें क्या होता है?
कितने अच्छे में ये जवाब दे देते हैं? जी, आमतौर पर जब आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो विद इन ए वीक या 10 डेज में उनकी तरफ से एक्नॉलेजमेंट आ जाती है कि आपका केस उनको मिल गया है, तो उसके बाद आपको क्यू में डाल देते हैं। तो तकरीबन 2-1 महीने इसमें लगते हैं, कभी कभी 1.5 महीने में हो जाती है, कभी 2.5 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन अराउंड 2-1 महीने लग जाते हैं। 2-2.5 महीने 2-2.5 महीने का क्यू है, लेकिन 1.5 महीने में भी लोगों की हो जाती है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये है कि मैं इधर 3 साल से स्टूडेंट वीजे पे हूँ। अच्छा। तो मैं जहाँ पे रह रहा हूँ तो उधर वो आंटी है, मैं उनका शुरू से जब से यहाँ पे हूँ उनकी केयर करता हूँ, उनकी शॉपिंग ये वो मेडिकली भी अनफिट है। अच्छा। तो वो मेडिकल भी उनका वो प्रूव है कि मेडिकली वो उन्हें डॉक्टर्स ने कहा कि आप केयर रख सकते हैं। तो लेकिन ये वो भी वो प्राइवेट रखना चाहती है, तो क्या वो मुझे एज ए करियर वो रख सकती हैं? जबकि मैं एज ए स्टूडेंट हूँ, मेरा उनके साथ कोई रिलेशन नहीं है। मीन के उनके अपने को बच्चे हैं? वो हैं, वो सारे वो जो है वो सेटल हो। जी हाँ, नहीं उसमें वो मुझे कोई चांस नहीं लग रहे। हाँ, अलबत्ता ये सर्कमस्टांसेस थे, आप लोग कोई ब्लड रिलेशन होते हैं, आप उनके साथ रहते हैं, उनका कोई अपना बेटा बेटी नहीं होता तो फिर कोई पॉसिबिलिटी, लेकिन आपके सर्कमस्टांसेस में मुझे कोई चांसेस नहीं लगते हैं। तो ज्यादा बेहतर है डिग्री वगैरह कर लें, अगर डिग्री मिल जाती है उसके बाद आपके वर्क परमिट का चांस हो सकता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। सर वकील साहब, मैं आपको दोबारा फोन कर रहा हूँ, बस ये पूछना था, अगर मेरा बच्चा यहाँ पे 9 साल का हो गया है, अगर हाई कोर्ट से हमें 2.5 साल का वीजा मिल जाता है तो क्या 10 साल बाद भी बच्चा हमारा उसको 2.5 साल का मिलेगा? और अगर 10 साल बाद हम बच्चे का अप्लाई करते हैं सिटीजनशिप तो हमें क्या सिटीजनशिप मिलेगी या हमें वो 2.5 साल का ही मिलेगा? जी, इसमें यही है कि अगर हाई कोर्ट से अब आपको परमिशन मिल जाती है या स्टे मिल जाता है तो शायद आपको 2.5 साल का स्टे दे देंगे। तो लेकिन उसके बावजूद भी जो ही बच्चा 10 साल पूरे कर लेगा, भले से वो यहाँ पे लीगल है इलीगल है, उसको डिस्क्रिशनली मिली है, कोई उसके पास स्टे है या उसके पास नहीं है, इसको छोड़कर जो ही वो 10 साल पूरे कर लेता है तो वो नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकेगा। अगर उसको स्टे मिल भी गया तब भी उसके बाद आप 10 साल की बुनियाद पे उसकी नेशनलिटी के लिए एप्लीकेशन कर सकेंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। मैं 13 साल है इमिग्रेशन का दिता पासपोर्ट लर्निंग पे गया था, इतनी निवास में मेरे को नहीं साल हो जा रहा है। फोटो भी तुम देख लेता है इमिग्रेशन वाले होने का पहली कराई तुम देख लेता लंदन ग्लास में लिखी उठा इंटरव्यू के दास में सफल कोई जवाब नहीं दिता ने। तो ये करो कि अपने वकील को उन्हें की चिट्ठी पवा दो, तो अगर फिर भी कोई जवाब नहीं मिलना है तो लोकल एमपी को चले जाओ, तो एमपी को उन्हें की एक चिट्ठी पवा दो, फिर चांसेस के उसने केस में जल्दी फैसला कर देंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। हाँ जी, मैं टीयर 2 वीजा पे टीयर 2 ICT वीजा पे हूँ 3 साल से। अच्छा। तो इस पे टीयर 1 कन्वर्ट कैसे हो सकता है? इसका ये कि अगर इसको जनरल में चेंज करना चाहें तो आप टीयर 2 जनरल पे अगर चेंज करना चाहें तो उस पे इसको कर सकते हैं, बशर्ते कि आप उसमें एक लिमिट थी उसके अगर पहले आए होते फिर कर सकते हैं, लेकिन अगर रिसेंटली आप आए तो उसमें आप नहीं कर सकते हैं चेंज। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि नेशनलिटी के लिए वाइफ के साथ उनके केस पे जाओ वो जो 3 साल के बाद भेजते हैं, तो अगर उस तुरंत में कोई हालात खराब हो जाए तो क्या मैं डिवोर्स अप्लाई कर सकता हूँ? तो नेशनलिटी को नहीं कर सकता? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, एक दफा अगर आप इंडेफिनिट स्टे मिल जाए तो उसके बाद आप एनी टाइम डिवोर्स के लिए अगर अप्लाई करना चाहें, अगर आपके दरमियान कोई मिसहैप हो जाता है आप डिवोर्स के लिए अप्लाई करना चाहें, उसकी आपकी उस एप्लीकेशन पे फर्क नहीं पड़ता है। नेशनलिटी की एप्लीकेशन भी अगर आपने भेज दी है तो उसमें एक तो वाइफ का पासपोर्ट मांगते हैं, दूसरा मैरिज सर्टिफिकेट मांगते हैं। अगर आपने भेज दी एप्लीकेशन तो उसके बाद अगर एप्लीकेशन पे असर तो नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन वाइफ अगर पार्टिकुलरली उनको लिख दे कि मैरिज ब्रोक डाउन हो गई है, खत्म हो गया, इसको नेशनलिटी ना दो, तो फिर शायद आपकी नेशनलिटी स्टॉप कर देंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो। जी फरमाइए। हेलो जी। मलिक साहब से बात करनी है। जी फरमाइए, बोल रहा हूँ। जी मलिक साहब, मेरा मसला है कि मैं सर्विस से आई थी तो मेरे ना तकरीबन 11 महीने, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इधर आके सेटिंग हो जाऊँ, मैं कुछ जॉब करती हूँ, तो मुझे बताएं क्या करूँ। आप ऐसा करें, किसी अच्छे वकील से जाकर मिलें, उनको अपनी पूरी बात बताएं ताकि आपकी पूरी बात पूरे सर्कमस्टांसेस सुनकर वो आपको एडवाइस करेंगे आप अगर अप्लाई करना चाहें तो किस कैटेगरी में एप्लीकेशन कर सकती हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। जी वालेकुम सलाम। अच्छा जी, मैंने ये पूछना था कि मैंने वाइफ का स्पाउस वीजा अप्लाई किया था। अच्छा। तो वो रिफ्यूज हो गया था, उसके बाद कोर्ट की हेयरिंग थी। अच्छा। तो महीना हो गया अभी, लेकिन अभी तक कोर्ट का जो है ना वो डिसीजन नहीं आया अभी कुछ भी। तो वीजा कब रिफ्यूज हुआ था? ये तकरीबन 6-7 माह हो गए।
तो अभी डेट आपको हियरिंग की नहीं मिली है? नहीं, हियरिंग की डेट हो गई है, हियरिंग भी हो गई है, लेकिन वो कोर्ट ने अभी वो डिसीजन नहीं दिया था। अभी डिसीजन नहीं किया है? हाँ जी, वो 1 महीना हो गया, अभी तक से कोई जवाब नहीं आया। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। आमतौर पर जब हियरिंग हो जाती है तो जज उस रोज आपकी बात सुन लेता है, तो हम अफसरों की बात सुनता है, उसके बाद जज इसका फैसला लिखकर भेजते हैं। तो उसमें बाज़ का 4-5 दिन में डिसीजन वो भेज देते हैं, बाज़ का 2-3 वीक लग जाते हैं। लेकिन अगर 5-1 वीक गुजर जाए तो फिर आप कोर्ट को एक रिमाइंडर भेज सकते हैं, लेकिन आमतौर पर 3-4 वीक में डिसीजन आ जाता है। तो ज्यादा बेहतर अपने वकील से चेक कर लें और कोर्ट से भी पता करें, ऐसा ना हो कि उन्होंने आपको भेजा और किसी वजह से आपको ना मिला हो या आपने एड्रेस वगैरह चेंज कर लिया। आप कोर्ट से भी चेक कर लें 4 वीक्स के बाद तकरीबन जब हियरिंग हो जाए। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी फरमाइए। जी, मुझे लगता है कॉल ड्रॉप हो रही है। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम महबूब है। मैं आपकी बीवी को बुलाना चाहता हूँ, लेकिन मसला ये है कि वो अनपढ़ है। ठीक, तो उसका क्या हल हो सकता है? वो सर्टिफिकेट नहीं बन सकता। ये काफी प्रॉब्लम है आपका नहीं, बल्कि ये काफी सारे लोगों का प्रॉब्लम, जिनकी तादाद आप समझे हजारों में है। तो लेकिन क्या करें, गवर्नमेंट ने अब कानून बना दिया है कि वही आदमी यहाँ पे अपनी बीवी को ला सकेगा, वही खातून यहाँ पे आ जा सकेंगे जिन्होंने इंग्लिश टेस्ट पास किया, उसके बगैर वीजा नहीं देते हैं। इस मसले को कोर्ट में भी ले गए हैं, हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने भी यही कहा था कि नहीं, उनको इंग्लिश आनी जरूरी है, क्योंकि जब हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं या कोई इमरजेंसी हो तो फिर उनको लैंग्वेज नहीं आती है, इनको इंटरप्रेटर बुलाना पड़ते हैं। तो बहरहाल ये केस आगे इस वक्त कोर्ट ऑफ अपील में चल रहा है, तो हो सकता है वहां से कोई डिसीजन फेवरेबल आ जाए। चूंकि मेरा अपना भी है ख्याल कि ये जो है ये रीजनेबल वजह नहीं है। इसकी वजह ये थी, जब कानून बना था तो काफी सारे लोग उधर से बीवियां इधर लाते थे, उनकी शादियां खत्म हो जाती थी। तो इन्होंने रिसर्च करवाई, रिसर्च ने कहा कि जो यहाँ के बच्चे हैं तो वो चूंकि इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं, और वहां से जो लड़कियां आती हैं उनको इंग्लिश नहीं आती है, इस वजह से शादियां नहीं चलती हैं। तो ये चीज तो उस हद तक तो है जो ब्रिटिश बोर्न लड़का हो, लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं तो वो अपने फैमिली के साथ अपनी जबान में कम्युनिकेशन करते हैं। ये रूल सभी पे अप्लाई नहीं होना चाहिए था। तो बहरहाल शायद कोर्ट ऑफ अपील से कोई डिसीजन आ जाए, लेकिन उससे पहले कानून यही है कि अगर उनको इंग्लिश नहीं टेस्ट नहीं पास कर सकेंगे तो फिर वो वीजा उनको नहीं मिल सकेगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं मैनचेस्टर से बोल रहा हूँ। ऐसा है कि मेरा नेफ्यू तकरीबन 2 साल हो गए यहाँ पे स्टूडेंट वीजे पे आया था। अच्छा। तो अभी उसकी अभी दोबारा एक्सटेंशन हो गई है। तो मैं ये कहता है अगर वो यहाँ पे बिजनेस करना चाहे तो उसके लिए कोई बिजनेस वीजा हो सकता है, क्या फिक्स सिस्टम है? जी नहीं, यहाँ से नहीं हो सकता, क्योंकि पहले ऐसा कानून था कि अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे हो तो उसके पास 2 लाख पाउंड हो, यहीं से बिजनेस कर सकता था। लेकिन पिछले साल 13 दिसंबर को कानून चेंज हो गया था। अब अगर कोई स्टूडेंट बिजनेस वीजा करना चाहे तो वो यहाँ से नहीं चेंज कर सकता है, बल्कि उसको अपनी कंट्री में जाना पड़ेगा, और उसके पास अगर 2 लाख पाउंड हो और अगर उसने इंग्लिश टेस्ट पास किया जो कि B2 है, तो फिर वो अपनी कंट्री से एप्लीकेशन करके बिजनेस वीजे पे आ सकता है। यहाँ से अब ये स्टेटस चेंज नहीं हो सकता है, पहले होता था, लेकिन 13 दिसंबर के बाद अब नहीं चेंज हो सकता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगला कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, मैंने अपनी इंडेफिनिट पे अप्लाई की थी इस साल को जनवरी में। अच्छा। तो मैंने मेरा ई-सोल का सर्टिफिकेट है इम्प्रेस का, तो मैंने अपनी नेशनैलिटी अप्लाई करनी है, कब अप्लाई करनी है ये पूछना था। और जब मैं अपनी नेशनैलिटी अप्लाई करूं तो मेरा ई-सोल का जो सर्टिफिकेट है इम्प्रेस वही वाला जो मैंने अप्लाई किया था पहले, वो चल जाएगा? तो आपने किस बुनियाद पे आपको इंडेफिनिट स्टे मिला है? ये सेटलमेंट में शादी करके यहाँ पे आई थी। तब यूके में कब आई थी? 2011 जनवरी में इंडेफिनिट स्टे हो गई है मेरी। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात यह कि अगर आप जनवरी 2011 में आई थी तो इसका मतलब है जनवरी 2014 में है, 2 महीने के बाद आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकती हैं। तो उसमें एक तो आपने जो इंडेफिनिट स्टे के लिए जो ESOL सबमिट किया था यही आपका चल जाएगा। दूसरी बात यह है कि आपका इंग्लिश टेस्ट का पूछेंगे कि आपने इंग्लिश टेस्ट B1 किया हो या B2 किया हो। अगर आपने यूके में आने से पहले B2 किया था तो वो सर्टिफिकेट यहाँ पे अब भी चल जाएगा। तो अगर नहीं है तो फिर यहाँ से आप B1 कर ले, वो जरूरी है नेशनलिटी के लिए। आजकल इंग्लिश सर्टिफिकेट भी मांगते हैं और साथ जो आपने ESOL किया ये तो वैसे भी चल जाएगा आपका। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मैं इधर स्टूडेंट आया था 2010 अगस्त में। अच्छा। फिर मैंने इधर शादी कर ली थी मार्च में आके ना। अच्छा।
تو مجھے انڈیفینٹ ملے ہوئے اپریل 2013 مجھے انڈیفینٹ ملا ہے. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ میں نیشنلٹی کے لیے کب اپلائی کر سکتا ہوں؟ ٹوٹل پیریڈ مجھے ادھر ہو گیا 3.5 سال. جی آپ کی کال کا شکریہ. آپ اینی ٹائم اپلیکیشن کر سکتے ہیں چونکہ جب آپ کو 3 سال یو کے میں پورے ہو گئے تھے تو آپ نیشنلٹی کے لیے اپلیکیشن کر سکتے تھے. چونکہ اس میں ہوتا ہے کہ ڈیٹ آف انٹری سے آپ کے 3 سال شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ 3.5 سال ہو گئے, اس کا مطلب ہے 6 مہینے پہلے آپ جب آپ کو انڈیفینس ملا تھا تو اپلائی کر سکتے تھے. تو آپ اینی ٹائم اپلیکیشن کر سکتے ہیں. کال کا شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی ٹائم ہوا کمرشل بریک کا. آپ ٹی وی دیکھتے رہیے گا, چند ہی منٹس میں آپ سے پھر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین ہم کال کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں کمرشل بریک سے پہلے منقطع ہوا تھا. دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. پہلے تو آپ کو تعریف کرنا چاہ رہا تھا. جی بہت مہربانی. سوال کیا آپ کا؟ اچھا میں آپ سے 2 کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو 18,600 پر بتا دیجیے گا پلیز, اور دوسرا مجھے یہ پتا کرنا ہے ابھی میری شادی ہوئی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو ابھی مجھے پوچھنا ہے کالج سے, میں اسٹوڈنٹ ہوں تو کالج سے مجھے کون کون سے لیٹر چاہیے ہوں گے؟ باقی جو 18,600 وہ مجھے پتا, میری وائف کام کر رہی ہے, سارا میں پوچھوں گا. میں ٹی وی پہ سنتا ہوں, آپ کرنے جواب دیجیے گا. جی آپ کی کال کا شکریہ. نہیں آپ کو کالج سے کسی لیٹر کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے صرف فارم آفس کو اپلیکیشن کرنی ہے تو اس میں کالج کا کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اگر آپ اسٹوڈنٹ اپلیکیشن کرنا چاہیں تو پھر اس میں ایکسٹینشن کے لیے پوچھتے ہیں کہ آپ نے پچھلا کورس اٹینڈ کیا, پاس کیا وغیرہ وغیرہ. لیکن میرج کے بیس پہ اپلائی کریں. کالج سے کسی لیٹر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن کالج اٹینڈ کر رہے ہو, کالج چھوڑنا نہیں ہے جب تک کہ آپ کی لیو ٹو ریمین نہیں ملتی ہے. دوسری بات یہ کہ اگر ریکوائرمنٹ ساری پوری کرتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ پریمیم سروس میں سیم ٹائم چلے جائیں اور وہاں سے لیو لے لیں, وہ زیادہ اچھا رہے گا. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلا کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہیلو جی. جی فرمائیے. جی آپ کا ریسپشن اچھا نہیں ہے, آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. جی آپ موبائل سے کال کریں, ریسپشن اچھا نہیں, آپ کی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے. زیادہ بہتر آپ کسی اور لینڈ لائن سے فون کر لیں یا وہاں سے فون کریں جہاں پہ ریسپشن اچھا ہو. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہاں السلام علیکم, میرا نام ہے نادیہ. اور ایک سوال کرنا چاہیے, میں اپنے ہسبینڈ کا ویزا اپلائی کرنا چاہتی ہوں اینڈ لائک میں سمجھا کہ لو ہے 18,000 نا. جی لائک تک انہیں اپیل کیا انہوں نے, تو وہ پاس ہویا یا نہیں؟ پھر کیا اسٹینڈرڈ رکھے ہوا ہے؟ نہیں وہ نہیں پاس ہوا ہے. وہ اصل ہائی کورٹ نے ڈیسیشن تے آ گیا ہے کہ جی 18,600 زیادہ رقم ہے, 13,000 ہونی چاہیے. لیکن ہوم آفس نے اس کے خلاف اپیل کر دیتی ہے کہ کورٹ آف اپیل تو اس لیے جڑا کیس ہے کورٹ آف اپیل چل رہا. اتوں شاید میرا خیال ہے فیصلہ ہونے سال لگ جائے گا. اتوں بھی اگر یہ حق ہو جانا کہ 13,000 ہے تو چانسز ہیں کہ ہوم آفس سپریم کورٹ ہی چلے جان کے. تو اگر تو تس انکم 18,600 ہے, ایسا مطلب ہے کہ 1,550 پاؤنڈ پر منتھ ہے, تو 6 مہینے تک کم کیتا ہے تو پھر ہسبینڈ آ سکنا ہے بشرطے کہ اس سے انگلش ٹیسٹ پاس کیتا ہے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. ملک صاحب یہ پلیز بتائیے گا جن بچوں کے جن فیملی کے ساتھ بچے ہوں اسپیشلی یہاں پیدا ہوئے ہوں ان کو یہاں سے ریموو کیا جا سکتا ہے؟ یہ ان کی اپلیکیشن اسائلم میں ہو یا نہ ہو, پلیز بتائیے گا. جی ہاں بالکل ریموو کیا جا سکتا ہے. وہ آدمی جس کے پاس لیو ٹو ریمین نہیں ہے, جس کو یہاں اسٹے نہیں ملا ہے, جس کو ویزا نہیں ملا ہے, اس کو امیگریشن والے اینی ٹائم ریموو کر سکتے ہیں. اس میں خاتون ہوں, بچے ہوں, بڑے ہوں, سبھی کو ریموو کر دیتے ہیں اور کرتے بھی ہیں. تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ اپنے آپ کو ریگولرائز کرنے کی کوشش کریں. جب تک آپ کا کوئی کیس چلتا ہے یا اپیل چلتی ہے کسی بھی عدالت میں تب تک آپ کو نہیں کر سکتے ریموو. لیکن جب آپ کا سب کچھ ختم ہو جائے پھر آپ کو ریموو کر سکتے ہیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ملک صاحب میں نے ایک کوشچن پوچھنا تھا کہ میں کسی کو اسپانسر کر رہا ہوں. اچھا اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے کہ میری سال کی کتنی آمدنی ہونی چاہیے اور اس کے بعد میرے پاس سیونگس ہونی چاہیے؟ جی نہیں اس میں کوئی ایسی ریکوائرمنٹ نہیں ہے آپ کی کتنی انکم ہونے چاہیے. وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جس کو آپ اسپانسر کر سکتے ہیں اس کا ٹرپ آپ یہاں پہ افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں. اس کا مطلب آپ کا ہیلتھی بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے. اگر بینک میں 3-4 ہزار پاؤنڈ ہیں تو اس سے لگ جاتا ہے کہ آپ کسی آدمی کو یہاں پہ افورڈ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی ایئرلی انکم ہونا ضروری نہیں ہے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہیلو جی صاحب 10 ایئر کی بیس پہ اپلائی کرنا ہے لانگ ریزیڈینسی پہ. اچھا. تو وائف کا جو ویزا ہے وہ اس کو بھی ساتھ ہی ادھر ہو گئے ہیں, تو کون سی فارم پہ کرنا ہے اور اس میں انگلش صحیح ہوئے گی اور 18,000 بھی پورا کرنا پڑے گا یا دوسری اس کو ویسے اس پہ کیا جا سکتا ہے جو او فارم ہے ادر؟
जी आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, आपको जो है 18,600 की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करना पड़ेगी। जब आप 10 ईयर्स की बेस पे अप्लाई करते हैं लॉन्ग रेजिडेंट्स की, तो FLRO पे भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन उनको एक्सप्लेन कर दें और वाइफ की फीस सेपरेटली पे करना पड़ती है। अगर आपका अभी आप अगर अप्लाई नहीं करते हैं और कुछ अर्से के बाद वाइफ के लिए अप्लाई करना चाहिए, अगर उनका वीजा बाद तक है तो आपको इंडेफिनिट स्टे मिल जाता है, तो फिर 18,600 आएगा, लेकिन अभी 18,600 की रिक्वायरमेंट पूरी करनी जरूरी नहीं है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। मैं यहाँ 2010 का स्टूडेंट आया था, तो उसके बाद मेरे पास 15 माह का वीजा था, तो उसके बाद मैं और स्टे हो गया यहाँ पे। तो मेरी शादी नेशनल रोमानियन से हो गई, लेकिन मैं वो मेरे साथ 1 साल से रह रही है और मैंने उसके साथ निकाह किया हुआ है, लेकिन मैंने उसके अभी तक रजिस्टर्ड मैरिज नहीं की, लेकिन मैं और स्टे हूँ अभी तक। तो मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो ये कि मैं अपनी वाइफ से 6 टाइम नेशनल इंश्योरेंस अप्लाई कर चुका हूँ, लेकिन काम कर रही है, लेकिन वो उसको नेशनल इंश्योरेंस नंबर इश्यू नहीं कर रहे। तो उनका लीगल स्टेटस क्या है? वो यहाँ पे रोमानी नेशनल है यहाँ पे, तो यहाँ काम कर रही है, सेल्फ एम्प्लॉय काम कर रही है, लेकिन वो उसको NI इश्यू नहीं कर रहे। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है जो आप कह रहे हैं कि कोई आदमी यहाँ का नेशनल हो उसको NI इशू ना करें। वो तो हर आदमी को जिसको काम करने की परमिशन है, भले स्टूडेंट वीजे के ऊपर है, किसी वीजे के ऊपर है, टेम्परेरी वीजे के ऊपर है, उसको भी NI इशू कर देते हैं। ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई ब्रिटिश नेशनल हो तो उसको यहाँ पे NI इशू ना करें। दैट्स नंबर 1। दूसरी बात यह कि जहां तक आपके केस का तल्लक है, तो एक रूल इन्होंने बनाया था कि अगर किसी आदमी का वीजा खत्म हो गया हो तो उसको हम कभी भी इमिग्रेशन रूल में स्टे नहीं देंगे। तो दूसरी बात, आपका जो निकाह है तो इसको इंग्लिश मैरिज नहीं मानते, तो चूंकि रिलीजियस मैरिज को इंग्लिश मैरिज नहीं मानते, इस वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं आपके केस में। तो ज्यादा बेहतर है किसी वकील से जाकर मिलें, उनको पूरी बात बताकर उनसे मशवरा कर लें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल था जी कि मेरा भाई यहाँ आना चाहता है स्टूडेंट वीजा पे, और उनकी अभी नई शादी हुई है, तो वो अपनी बीवी को भी यहाँ लाना चाहता है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि वो किस बेसिस पे अपनी बीवी को यहाँ पे लेके आए? उसका लीगल स्टेटस क्या है यहाँ पे? वो अभी तक आए नहीं है, लेकिन वो आना चाहते हैं स्टूडेंट वीजे पे। आपके हस्बैंड है? जी नहीं, मेरे भाई हैं। आपके भाई यहाँ पे आना चाहते हैं? क्यों आना चाहते हैं? स्टूडेंट वीजे पे यहाँ पे आना चाहते हैं, पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो कोई आदमी पढ़ने के लिए आना चाहे तो उसमें आमतौर पर जो 3 शराइत होती हैं, पहली ये कि उसने इंग्लिश टेस्ट वहां से पास किया, और दूसरी ये कि उसका यहाँ पे एडमिशन हो चुका और कॉलेज की फी वगैरह आपने पे कर ली हो, तीसरा ये कि उसके बैंक में तकरीबन 10,000 पाउंड के लगभग रकम होनी चाहिए। तो ये अगर 3 शराइत पूरी करता है और जेन्युइन स्टूडेंट है तो फिर वो वीजे के लिए अप्लाई कर सकता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी छोटा सा क्वेश्चन है। एक तो ये 18,600 अगर किसी की इससे कम हो सैलरी, लेकिन उसके पास सेविंग्स हो 20,000 से आता, तो ये कुछ फर्क पड़ता है इससे या लाजमी है कि 18,600 होना चाहिए? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। उसमें 18,600 ही होना चाहिए, लेकिन सेविंग का भी है कि वो सेविंग भी अगर आपकी वो उसमें कंट्रीब्यूट हो जाती है। अगर तो कोई आदमी बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा तो उसके लिए फिर उन्हें 62,000 पाउंड की सेविंग रखी है कि इतनी होनी चाहिए। तो अगर तो वो कोई आदमी काम कर रहा हो लेकिन उसकी वेजेस 18,000 से कम हो, लेकिन उसके पास सेविंग 6 महीने से ज्यादा की हो, तो वो फिर एक फार्मूला है जो कैलकुलेट करना पड़ता है। आप किसी वकील के पास चले जाएं, उनको अपनी सेविंग बताएं और साथ उनको अपनी इनकम अपनी जो इनकम है वो बता दें, वो आपको कैलकुलेट करके देंगे कि आपको कितनी सेविंग दरकार होगी। तो अगर सेविंग और जॉब दोनों भी चल सकते हैं, लेकिन सेविंग काफी हाई है, कोई बहुत कम नहीं है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी वालेकुम सलाम। सर मैं जो है वो एक छोटा सा क्वेश्चन है कि मेरा इंवेस्टमेंट हो चुका हुआ है Tier 1 के बेस के ऊपर, ठीक। तो नेक्स्ट ईयर जो है वो मैंने अपनी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना है, तो उस केस में जो है वो यूपी लाइफ टेस्ट हमने ऑलरेडी पास कर लिया हुआ है, और जो इंग्लिश टेस्ट जो है वो करना पड़ेगा हमें? जी हाँ बिल्कुल। ये जो कानून अभी चेंज हुआ है वो यही था कि जो आदमी नेशनलिटी के लिए अप्लाई करेगा या फिर इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करेगा, एक तो उसको लाइफ इन यूके टेस्ट या ESOL की जरूरत है, दूसरा से इंग्लिश टेस्ट पास किया होता है। अगर कोई B1 कर लेता है तो वो काफी होगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। मैंने एक बात पूछनी थी आपसे। मेरी मिसेज ने पहले अप्लाई किया था बच्चों के बिहाफ पे। अच्छा।
تو وہ انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا. ٹھیک. اب میں نے دوبارہ اپلائی کرنا ہے کہ میں EU کا ممبر ہوں, جرمن سے ہوں. اچھا, تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے اس میں؟ آپ کی کیا نیشنلٹی ہے؟ میری جرمن. تو آپ یہاں پہ کام کر رہے ہیں؟ جی ٹھیک ہے جی, آپ کی کال کا شکریہ. ہاں, اگر آپ کے بیوی بچے یہاں پہ ہیں تو آپ جرمن سٹیزن ہیں, یہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب اپنے رائٹ جو یہاں پہ ایکسرسائز کر رہے ہیں, یہاں پہ آپ ورک کر رہے ہیں, تو آپ ان کی ایکسٹینشن کے لیے یہیں سے اپلائی کر سکتے ہیں, تو ان کو اسٹے مل جائے گا. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرے ہسبینڈ نے اپلائی کیا تھا فردر لیو ٹو ریمین کے لیے, اور ہم لوگ میرا ہے ریفیوجی اسٹیٹس ہے 5 ایئر کا, تو ہم لوگ سیپریٹ رہ رہے ہیں, لیکن وہ جو ساتھ میں اپلیکیشن تھی کہ ساتھ میری طرف سے کہ میں بھی سپورٹ کرتی ہوں, اور ہمارے بچے ہیں 2, وہ بھی ریفیوجی اسٹیٹس, ایک 3 سال کی بیٹی اور ایک چھوٹی ہے. تو انہوں نے اعتراض یہ کر کے وجہ تھا کہ آپ کا جو ریلیشن شپ ہے یہ جینوئن نہیں ہے, اس وجہ سے ہم نہیں لے رہے. تو ابھی ہم نے اپیل کی ہے, کیونکہ جب انہوں نے میں ریفیوز کیا 18 ماہ کے بعد بھی ہمارا ایک بیبی پیدا ہوا, تو ابھی ہم نے اپیل کی ہے کہ ہمارا جو ریلیشن ہے یہ جینوئن ہے اور اس بیس پہ دیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے تقریباً؟ جی, آپ کی کال کا شکریہ. اگر تو رولز میں آپ نہیں آتی ہیں, چونکہ رولز میں ٹیکنیکل ایک دو پرابلمز ہیں, لیکن ہیومن رائٹس میں آپ کا کیس آتا ہے, چونکہ آپ کے یہاں بچے بھی ہیں اور جنرل ریلیشن شپ آپ کی ہے, جو بچے اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے. تو بہرحال اگر اپیل کا آپ کو رائٹ ملا, آپ نے اپیل کی ہے, تو آپ اپیل کا انتظار کریں. جب عدالت میں جائیں تو ہیومن رائٹس پہ اس کو فائٹ کرنے کی کوشش کریں, تو چانسز ہیں کہ ہیومن رائٹس میں آپ کے ہسبینڈ کو یہاں پہ اسٹے مل جانا چاہیے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں اگلا کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام سعدیہ, میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا. جی. مجھے پچھلے سال انڈیفینٹ ملی تھی. اچھا. اب میں اس کے لیے اپلائی کرنا چاہتی ہوں نیشنلٹی کے لیے, تو مجھے کون کون سے پیپر لگانے پڑیں گے؟ آپ UK میں کب آئی تھی؟ UK میں تو بہت عرصہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کی کال کا شکریہ. اگر تو آپ کو نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرنا ہے, تو آئے ہوئے 3 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا, کسی بھی کیٹیگری میں آئے ہوئے 3 سال سے زیادہ ہو جائے, تو آپ اینی ٹائم نیشنلٹی کے لیے آپ اپلائی کر سکتی ہیں, چونکہ اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ کا صرف 3 سال کی ریزیڈنسی ہونی ضروری ہے لیگل طریقے سے. جب آپ اپلائی کریں گے, اس میں ایک تو آپ کو لائف ان UK ٹیسٹ کی ضرورت پڑے گی. اگر لائف ان UK ٹیسٹ نہیں ہے تو آپ نے ESOL فار سٹیزن شپ کیا, وہ چل جائے گا, اور اس کے ساتھ انگلش ٹیسٹ جو کہ B1 ہوتا ہے اس کی ضرورت پڑے گی. یہ 2 سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہوں تو آپ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. جی سر, میرا یہ سوال ہے کہ میں نے FLR اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہے. اچھا. اور 2006 میں آیا تھا, جو میرا ایکسپائر تھا, اور وکیل میرے وائف میری برٹش ہے, اور میرے پاس بچی بھی ہے جو برٹش ہے, وہ بھی 5 منتھ ہو گئی ہے. اپلیکیشن میں نے جون کو ڈالی تھی, اور ابھی یہ کیونکہ یہ جو بچی ہے میری, یہ چائلڈ پروٹیکشن پلان پہ ہے سوشل کی طرف سے. ابھی انہوں نے ریسنٹلی لاسٹ ویک میں ہوم آفس والوں نے سوشل والوں سے کانٹیکٹ کر کے میرے بارے میں یہ پتا کی ہے. تو سوشل سے میری بات ہوئی ہے ساری, انہوں نے مجھے بتایا. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اب بھی ان کا کیا پروسیس ہوگا, آگے کتنا ٹائم لگائیں گے وہ, اور کیا وہ کریں گے. جی, آپ کی کال کا شکریہ. عام طور پر جو ایسی اپلیکیشن ہوتی ہیں اس میں زیادہ دیر نہیں لگتی. اگر آپ نے جون میں اپلائی کیا تھا تو اس کا مطلب ہے اینی ٹائم آپ کا ڈیسیشن آ جانا چاہیے. تو اس دوران وہ اپنے تھرو جو بھی انویسٹیگیشن کرتے ہیں, تو ہم مسئلے وہ کرتے ہیں, تو انہوں نے وہ انویسٹیگیشن تھوڑی بہت کر لی ہوگی, تو اب اینی ٹائم آپ کے کیس کا ڈیسیشن آ جانا چاہیے. جس انتظار کریں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی. ہلو. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر کسی کے پاس ریفیوجی اسٹیٹس ہو تو کیا اسے لائف ان UK ٹیسٹ پاس کرنا پڑے گا؟ جی نہیں, اس کو لائف ان UK ٹیسٹ پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ اس کے بغیر ہی اپلیکیشن کر سکتا ہے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی سر, میں نے میری کزن ہے, اس نے اپنے ہسبینڈ سے ڈیوورس لے لی ہے, تو لیکن اس نے ڈیوورس اپلائی کر دی, اس کا ہسبینڈ نے آگے سے آنسر نہیں دیا کورٹ کو, اور 4 سے 5 ماہ کتنے ماہ لگ سکتے ہیں, اور کتنے لیٹر, 1 لیٹر اس کو اس کے ہسبینڈ کو ملا ہے, اس کے بعد اس کے ہسبینڈ کو لیٹر نہیں ملا, اور نہ ہی اس نے آگے سے رپلائی کیا ہے کہ میں نے ڈیوورس دینی ہے, کوئی سے اس نے رپلائی نہیں کیا. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا بنے گا, تو یہ
इसका क्वेश्चन देख लीजिए। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। इसमें यह होता है कि जब डिवोर्स के लिए एक पार्टी अप्लाई करती है और जो पेपर्स होते हैं वो दूसरी पार्टी को मिल जाना चाहिए, यानी उसको सर्व करने चाहिए, तो वो अगर पेपर बाई हैंड जाकर अपने किसी को दे दे, आमतौर पर वकील अरेंज कर देते हैं सर्विस, तो वो अगर बाई हैंड डिलीवर कर दिया जाए और उसके बाद दूसरी पार्टी कोर्ट में ना आए तो फिर जज आपको वैसे भी मतलब डिवोर्स दे देता है। लेकिन अगर आपने डाक वगैरह में भेजे तो जिसका सबूत नहीं है कि उसको मिले या नहीं मिले, तो फिर ऐसी सूरत में केस लिंगर ऑन हो जाता है। तो ज्यादा बेहतर है किसी फैमिली लॉयर से या अपने लॉयर से कांटेक्ट कर लें, वो आपको बता देंगे नेक्स्ट क्या करना है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी, मुझे लगता है कॉल ड्रॉप हो रही है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि जो बंदा टियर 2 के ऊपर पाकिस्तान से आया हो, तो वहां से जिस वक्त आए थे तो वो इंग्लिश टेस्ट का जो है वो सर्टिफिकेट जो है वो क्या जमा कराया था, मगर उसके बाद जो है वो क्या कुछ अरसे के बाद जिस सेंटर से जो है वो इंग्लिश टेस्ट पास किया था, वो सेंटर जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्या बंद हो गया है। तो वो जो मुतासिरीन है उनमें से वो लोग भी हैं जिन्होंने सही मतलब वो टेस्ट दिया था। अभी आया ये एक्सटेंशन के लिए वीजा जब एक्सटेंड किया जाएगा तो इसके ऊपर कोई जो है वो हार जा सकता है। मीनवाइल 3 सफर भी किए हैं जबकि एयरपोर्ट के ऊपर उन्होंने वापस छोड़ दिया है। इसकी जरा वजाहत कर दीजिए। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। ज्यादा बेहतर है ये दोबारा टेस्ट पास कर लें, चूंकि जहां से उन्होंने सेंटर, ऐसे कई केसेस पाकिस्तान के मेरी नजर से गुजरे हैं कि जिसमें प्रॉब्लम खड़ी हुई है कि लोग 2 नंबर सर्टिफिकेट बनवा लेते थे, तो बाद में गवर्नमेंट ने वो जो वहां पर इंस्टीट्यूशन थे वो बंद कर दिए थे। तो उनकी जो इंस्टीट्यूशन जो कि बंद हो गए थे इस बुनियाद पे कि वो वैसे ही सर्टिफिकेट इशू कर रहे थे, लिहाजा उनकी जो जेन्युइननेस है वो अंडर क्वेश्चन है, यानी वो शक शुबह से उनको देखते हैं कि जेन्युइन भी थे या नहीं। अगर जेन्युइन थे तो फिर गवर्नमेंट ने कॉलेज क्यों बंद किया। तो बहरहाल ज्यादा बेहतर है यहां से इंग्लिश टेस्ट पास कर ले ताकि किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरे 2 सवाल हैं। एक तो ये है कि मैं EU नेशनल, मैंने अपनी मदर के लिए जो है रेजिडेंट कार्ड के लिए अप्लाई किया है। अच्छा। तो होम ऑफिस से वो तो लेटर आ गया कि आपके मतलब 1 अक्टूबर से आपके मतलब एप्लीकेशन फॉर्म मिल गया। प्रोसीजर 5 से 6 माह का। आप ये पूछना कितना टाइम लगता है उसमें, कोई आपको पता है? जी हाँ, इसमें तकरीबन 6 महीने से ज्यादा लग जाते हैं, जो कि वो डिपार्टमेंट जो इन एप्लीकेशन को डील करता है वहां पे अच्छा खासा क्यू है, तो मिनिमम इसमें 6 महीने लग जाएंगे। तो 6 महीने से ज्यादा टाइम भी लग सकता है। तो बहरहाल अगर आपने एप्लीकेशन कर दिया, जस्ट इंतजार करें, 6 महीने इसमें मिनिमम लग जाएंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, 2 क्वेश्चन थे। एक तो मैंने अपनी वाइफ और मेरे बेटे के लिए EA2 फॉर्म पे तकरीबन 9 महीने पहले अप्लाई की थी। इन द मीन टाइम जो है ना उनका वो सेंटर भी चेंज हो गया। पहले लिवरपूल में था, डरम में चला गया। ठीक। जो नए फॉर्म है उसमें डरम कहते थे, लेकिन एक्नॉलेजमेंट हमें आई थी तकरीबन 1.5-2 महीने बाद, उसके बाद कुछ आया ही नहीं। ठीक। तो ये EA2 वाला चक्कर कुछ क्या लंबा होता है? उमूमन तो 3-4-6 महीने के अंदर आ जाता है। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, असल में काफी सारा ये ट्रेंड चल पड़ा है EU डिपेंडेंट्स का और खासतौर पर शादियों का। इस वजह से वो जो डिपार्टमेंट है उसमें काफी ज्यादा एप्लीकेशन है। इसमें तकरीबन 6 महीने मिनिमम लग जाते हैं और 1.5 साल भी लग जाता है। तो बहरहाल अगर आपने एप्लीकेशन भेज दी है तो सेंटर चेंज होने से आपकी एप्लीकेशन पे कोई असर नहीं पड़ता है। आप उनको वैसे रिमाइंडर भी भेज देंगे जी मेरी केस का जल्दी फैसला करें, तो रिमाइंडर उनको भेज दें, लेकिन आप ध्यान में रखें कि 1 साल एक तकरीबन इसमें लग सकता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी, मुझे लगता है कॉल ड्रॉप हो रही है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी वालेकुम सलाम। मैं पूछना ये था कि जो फ्लेक्सी वगैरह आ रही है, जो आदमी 2009 में मई में आया, उसका कोई है कोई बंदेगा कोई हफ्ता के पता आपको? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में जब लेगेसी एमनेस्टी निकलती है तो जितने भी लोग उनके सिस्टम में होते हैं तो आमतौर पर उस वक्त जितने भी लोग उनके सिस्टम में होते हैं उन सबको स्टे मिल जाता है। जैसे कि पिछली जो एमनेस्टी निकली थी वो 2006 में निकली थी, तो बाद में गवर्नमेंट ने क्या दिया था जी, मार्च 7 से पहले जिन्होंने अप्लाई किया था तो वो सब उसमें कवर हो गए थे। तो अगर कोई एमनेस्टी निकलती है तो वो लोग जो 9 में आए थे या उससे पहले आए थे वो उसमें कवर हो जाएंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हाँ जी, मैं जानना चाहता हूँ कि जो मेरी बेटी है वो अपने हस्बैंड को लाना चाहती है यहाँ पर। तो वेजेस मतलब है पहले तो 18,000 अन्यून था,
क्योंकि ये बदला है या उसी तरह 18,000 है? जी ये नहीं बदला, ये उसी तरह 18,000 है। अलबत्ता एक केस कोर्ट में गया था तो अदालत ने कहा था कि 18,000 ज्यादा है, 13,000 होना चाहिए, लेकिन बदला नहीं है क्योंकि होम अफसर ने उस फैसले के खिलाफ अपील कर दी हुई है और उस अपील में काफी देर लग जाएगी। तो इसका मतलब अभी कानून नहीं बदला है, अगर बदलेगा तो हम इसी प्रोग्राम में बता देंगे। अभी 18,600 ही है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे पूछना है कि मैं एक हफ्ता पहले अपना पासपोर्ट जमा करवा के आई हूँ इंडेफिनिट स्टे के लिए। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा था कि मंडे को हम डिसीजन लेंगे और आपको ट्यूसडे को आपको डॉक्यूमेंट्स वापस सेंड करेंगे, लेकिन वीक हो गया है, उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आया। और सेकंड चीज ये कि मैं लाइफ यूके टेस्ट मैंने पास नहीं किया, लेकिन मुझे डॉक्टर ने मेडिकल लेटर दे दिया था, वो उन्होंने उस वक्त एक्सेप्ट कर दिया था। क्या वो आप इसका एलिगेशन तो नहीं लगा देंगे? जी लगता नहीं, अगर तो डॉक्टर की तरफ से लेटर मिला है कि आप मेंटली कोई नहीं है या किसी वजह से एग्जाम नहीं दे सकती हैं, तो ऐसे सर्टिफिकेट को एग्जामिशन के तौर पर मान लेते हैं। तो शायद उन्होंने आपको कोई वेरिफिकेशन वगैरह करने के लिए उन्होंने शायद कोई थोड़े दिन लग रहे हो, चूंकि इस तरह के जो लेटर होते हैं तो इसमें होम अफसर जरूर इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि जी लेटर वाकई जेन्युइन है, कहीं आपने खुद तो नहीं टाइप करके वहां ले गई थी और फौरी तौर पर स्टे करवाने की कोशिश की थी। इस वजह से हो सकता है कोई वीक एक लग जाता है। तो अगर उन्होंने कहा था हफ्ते एक में जवाब दे दें, एक दिन में 2 दिन में जवाब दे दें, आपको जवाब नहीं मिला है, आप उनको फोन करके पता कर सकती हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो। जी फरमाइए। वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था, मुझे पता चला कि यदि कोई जैसे आपने कोर्ट मैरिज की हो तो उसके 2 साल के बाद आपको यहाँ से वीजा मिल सकता है, ऐसा नया लॉ में चेंजिंग आई है? जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि 2 साल के बाद स्टे मिल सकता नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर शादी किसी की हो गई है उसके बाद इमिग्रेशन को अप्लाई करे तो अप्लाई करने के बाद 5 साल के बाद इंडेफिनिट स्टे मिलता है। 2.5 साल का स्टे देते, पहले 2.5 साल का देते हैं, फिर उसके बाद एक और 2.5 साल का देते हैं। अगर 5 साल का प्रोबेशनरी पीरियड जो है उसको पूरे कर ले और फिर उसके बाद स्टे देते हैं। 2 साल की कोई ऐसी बात नहीं है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। सर मेरा प्रश्न ये है कि इंडेफिनिट स्टे या नेशनलिटी किस बुनियाद पर कैंसिल कर सकते हैं, ये नेशनलिटी या इंडेफिनिट स्टे? जी आमतौर पर अगर तो कोई आदमी टेररिज्म में इन्वॉल्व हो तो उस बुनियाद पे कैंसिल कर देते हैं, या फिर आपने डिसेप्शन करके लिए, धोखा करके लिए, इन 2 बुनियाद के ऊपर इंडेफिनिट स्टे या नेशनलिटी कैंसिल कर सकते हैं। टेररिज्म की बुनियाद पे तो खासतौर पर फौरी तौर पर कर देते हैं, अलबत्ता अगर डिसेप्शन करके लिए, धोखा करके लिए, उसको भी कैंसिल कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता था, मैं डिपेंडेंट ILR अप्लाई करने वाला हूँ। अच्छा। क्या मुझे भी KOLL जो है नॉलेज ऑफ लाइफ एंड लैंग्वेज इन UK, उसमें लाइफ इन UK टेस्ट तो मैंने पास की है, मुझे इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के लिए क्या दिखाना होगा? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। इसमें अगर आप B1 कर लेते हैं तो वो आपके लिए काफी होगा। हाँ, आपको भी जो डिपेंडेंट है इनको भी एप्लीकेशन में एक तो लाइफ इन यूके टेस्ट पास करना पड़ता है और दूसरा इंग्लिश टेस्ट। आप B1 किसी भी कॉलेज से कर सकते हैं, उसका सर्टिफिकेट सबमिट कर दें, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। मालिक साहब, मैंने पूछना था, हमने नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया, 3 वीक हो गया, हमको एक्नॉलेजमेंट नहीं आई। तो आपके पैसे कट गए थे? हमने 14 तारीख को अप्लाई किया है, 14-15 को। नहीं, तो आपके पैसे उन्होंने ले लिए हैं? नहीं, अभी पैसे भी नहीं निकले, चेक कोई उन्होंने भी आया नहीं वापस, अभी तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आई। तो अप्लाई कब किया था? 15 तारीख को किया था। 15 तारीख को। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, इसमें कोई 10-15 दिन लग जाते हैं, तो आपके जब पैसे कट जाएं, चेक आपका कैश हो जाए, वहां से आप समझ लें कि आपकी एप्लीकेशन उनको मिल गई है, और जब आपके पैसे भी वो काट लेंगे फिर आपको एक फार्मर एक्नॉलेजमेंट भेज देंगे। आमतौर पर 2-3 वीक में इसमें लग जाते हैं। तो अगर 15 को अप्लाई किया था तो इसका मतलब है चंद ही वीक में, 1-2 वीक में आपका जवाब आ जाएगा। नाज़रीन देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जो की एक्सपेंशन फीस जो है वो कितनी है जी आजकल? जी अभी मुझे जबानी पता नहीं, इसमें 3-4 कैटेगरी है, हर कैटेगरी में इसमें अलग अलग फी है। तो आप वो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड कर लें, उसके ऊपर लिखी हुई है इसकी कितनी फी होगी। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन ये थी इस प्रोग्राम की आखिरी कॉल, 1 घंटे का वक्त गुजर गया है, तो मुझे यही बताया गया स्टूडियो से। तो अगर आपकी कॉल किसी वजह से नहीं मिल सकी हो, अगले सैटरडे को मैं यही हूँ, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। रब रखा।